वेलकम टू एजेंडा 360। इस हफ्ते की बहुत बड़ी खबरें पीटीआई के 100 दिन की अचीवमेंट्स के लिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब आखिरकार बोल पड़े, पहली मेडन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके अलावा आज ही के दिन 100 दिनों की प्रोग्रेस के हवाले से इमरान खान साहब ने एक तकरीब से ख़िताब किया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहाँ पर 100 दिन की वहाँ की जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर भी बहुत बातें हुई। फवाद चौधरी साहब ने आज झेलम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी भी हम आपको सुर्खियाँ दिखाएंगे। लेकिन फिर भी हफ्ते की सबसे बड़ी खबर वही बनती है जो हमारे मुल्क में एक कानून है, एक काला कानून है नैब का, जिस कानून के अंदर बेल की गुंजाइश नहीं है, हमारे आइन ने डालनी पड़ती है उसके अंदर उस बेल की गुंजाइश, जिस कानून के अंदर आपको 90 दिन तक तहवील में रखने की इजाज़त लेकर बग़ैर किसी प्रूफ ऑफ गिल्ट के आपको फॉर डिटेंशन रखा जा सकता है। उस कानून की अपडेट ये है कि जो नैब के सरबराह हैं, जो नैब के चेयरमैन हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर कोई कंट्रोवर्सी हो गई तो मैं अपना ब्रीफ केस लूँगा और चला जाऊँगा, उनको अभी तक अपना ब्रीफ केस नहीं मिला है। और स्ट्रेटिजिकली उनके डीजी नैब लाहौर जो हैं, उन्होंने एक वेलकम टूर किया था टीवी चैनल्स का, सॉफ्ट बॉल क्वेश्चंस फील्ड किए थे, जब तक कि फिर हार्ड बॉल क्वेश्चंस जब मिले तो साफ नज़र आया कि वो जिस मेयार के ऊपर तफ्तीश कर रहे हैं उस मेयार पे लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस एक दूसरे को भेजते हैं। जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केस बनाए जा रहे थे चीफ़ मिनिस्टर के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब आप वाज़ेह रहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन तो सही, लेकिन अभी भी नैब की तहवील में है, वहाँ से प्रोड्यूस होकर आते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हवाले से, उनकी फ़ैमिली के हवाले से, पैरागॉन के हवाले से, उनकी जो फैमिली के असासजात हैं उनके हवाले से एक लॉन्ग स्टैंडिंग रेफरेंस है। उस लॉन्ग स्टैंडिंग रेफरेंस के ऊपर मुजाहिद कामरान साहब, जो कि एक प्रोफेसर जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, जिन्होंने बाहर आकर बहुत संजीदा इंकशाफात किए, ये बात सामने आई कि लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, लोगों से बातें उगलवाने की कोशिश की जा रही हैं महज साद रफ़ीक साहब और उनके भाई को फंसाने के लिए। उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को अरेस्ट कर लिया गया। अब ये नैब की तरफ से कितनी अक्लमंदी थी कि एक आदमी जो शोला बयान है, जो वाज़े तौर पे एक स्ट्रीट फाइटर पहले से भी दिखा चुका है अपने आप को, वाज़े तौर पर अपनी स्किल्स और ऑरेटरी भी दिखा चुका है, कहीं से भी तकरीर कर सकता है, उसको अरेस्ट करके कितना कुछ मिलेगा हम आपको अब दिखाएंगे। हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमें खालिद अजीम साहब ने ज्वाइन किया है, हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और हमें अहमद वलीद साहब ने ज्वाइन किया है, लाहौर के ब्यूरो चीफ़ हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। खालिद साहब, विजुअल्स की हम मदद लेते रहेंगे, इस वक्त कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं। सर, आप अगर नैब के चेयरमैन होते खुदा न खास्ता और आपको भी अपना ब्रीफ केस नहीं मिल रहा होता, तो आप ख्वाजा साद रफ़ीक को अरेस्ट करते इस मोड़ पे? साहब की जो गिरफ्तारी है उसके बारे में बातें तो बहुत पहले से चल रही थी, ये कोई बिल्कुल अचानक तो ये कुछ नहीं हुआ, और इसी वजह से ख्वाजा साहब जो है वो कुछ अदालतों के चक्कर भी लगा रहे थे जमानत के लिए, क्योंकि उनको खदशा था कि ये काम उनके खिलाफ होने वाला है। लेकिन एक थोड़ी सी चीज जिससे शको शुबा उभरता है, और ये तमाम के तमाम लोग, हुकूमत तो इसको ये तासुर देती है कि जिसको पकड़ा जाने वाला होता है वो शोर मचा देता है। मेरा ख्याल है अगर मुजाहिद कामरान साहब की बात की जाए तो उन्होंने जो शोर मचाया है वो पकड़े जाने के बाद का है, और उनकी जो बातें थी उनको नैब ने इतना सीरियस लिया कि उन्होंने बाकायदा जो सीनियर अखबारी नुमाइंदे हैं उनके एक विजिट का बंदोबस्त किया। लेकिन उस विजिट के बारे में वो इस तासुर को अभी तक जाहिर नहीं कर चुके कि वो उसी तरह का विजिट था जैसा मिट्टी का विजिट करवाया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, और वहाँ फौरी तौर पर चारपाइयों का इत्माम करके और मरीज भी लिटा दिए गए, और ये आमतौर पर होता है। और लोग इसको मुन्ना भाई MBBS की फिल्म का रीप्ले करार दे रहे हैं कि नैब का जो विजिट करवाया गया वो भी इसी किस्म का। ख्वाजा साहब के हवाले से ये है कि वो ठीक है, इस वक्त अंदर है, लेकिन जो जिस हद तक मैं उनको जानता हूँ वो खामोशी इख्तियार करने वाले नहीं हैं, और वो इस किस्म के बयानात जब भी उनको मौका मिलेगा वो देंगे। और अभी तो ये उनका एक इशू है, तो मेरा पॉइंट भी यही है सर, ये प्रोडक्शन आर्डर नहीं जारी हो रहे जी, ये अहमद वलीद साहब आर्डर जारी नहीं हो रहे उनके लिए। अहमद वलीद साहब, आप मुझे बताएं कि आपकी नज़र में अगर आप जावेद इकबाल साहब होते, ऑलरेडी आपके डीजीज जो हैं, कराची के डीजी सुप्रीम कोर्ट में बुलाए गए होते क्योंकि उन्होंने एक वकील को नोटिस भेज दिया, अगर आपके लाहौर के डीजी टीवी पर आके एम्बेरस होके वापस जा चुके होते और उनको फिर आपने मना कर दिया होता कि टीवी पे ना आओ, सर आप इजाज़त देते कि चलें जी अब साद रफ़ीक को अरेस्ट कर लो? अगर तो मैंने लोगों में अपना एतमाद खोना तो मैं फिर इजाज़त दे देता, अगर मैं कोई सेंसिबल रवैया अपनाता तो फिर बिल्कुल गिरफ्तार ना करता, क्योंकि वो रेगुलरली पेश हो रहे हैं वहाँ पे अदालत में, और नैब की अदालत में नैब के पास खुद से पेश हो रहे हैं,
और वहां पे वो अपनी चीजें सफाई देने की पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। लेकिन नैब जो है उसको ये समझ नहीं आ रही कि उनका जो एतमाद है अवाम में वो गिरता जा रहा है। और इन्होंने ये भी कहा, आपको पता है मुजाहिद कामरान साहब के बारे में उन्होंने ये कहा एक प्रोग्राम में कि हथकड़ियां ना लगाते थे और क्या करते। तो फिर जब उन्होंने एंकर ने पूछा कि आप हथकड़ियां फिर आपने जब लगाई, फिर अगले दिन चीफ जस्टिस ने आपको बुलाया, वहां पे आपने माफी मांगी, रोना शुरू कर दिया। तो माफी क्यों मांगी आपने? तो फिर कहते हैं कि नहीं वो तो बड़े हैं, मैंने तो ऐसे ही माफी मांग ली। लेकिन उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना नैब के चेयरमैन साहब जो हैं ना उनको परेशानी है। लेकिन सर मैं कतई नजर इस बात से कि ख्वाजा साद रफीक साहब के ऊपर इल्जाम है, और कतई नजर इस बात से कि वो इस वक्त तो खाना के मासूम है, वो बाद में जाके मुजरिम भी करार दिए जा सकते हैं। मैं इस वक्त कानून की और उनके खिलाफ जितनी सबूत है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन खालिद अजीम साहब, मैं सिर्फ स्ट्रेटेजिकली कह रहा हूँ, आपकी नैब को फार्सिकल दिखाया जा रहा है। अगर नैब को इतना कुछ कहा जा रहा है तो आप ख्वाजा साद रफीक जैसा आदमी जो जेल के अंदर से लड़ सकता है, जेल से बाहर आके लड़ सकता है, जिसके प्रोडक्शन ऑर्डर्स रोके जा रहे हैं बादी नज़र इसलिए कि वो पार्लियामान में आके जो सब कुछ कहेगा उसके बाद मजीद आपको एम्बैरेसमेंट होगी, तो ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अभी। मीर साहब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 4 जज साहिबान जो हैं वो इस हवाले से रिमार्क दे सके हैं। जस्टिस अजमत सईद हैं, जस्टिस गुलजार हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं कि नायब एक जैसा मायार क्यों नहीं रखता। देखें, अगर इसी पार्टी के अंदर देख लें, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके खिलाफ और रेफरेंस कायम हुआ था, वो वहां पे आते रहे हैं, हाजिरी देते रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसी तरह से बाकी और बहुत से लोग हैं दूसरी पार्टियों के हैं, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी है, राजा परवेज अशरफ हैं, खुद हुक्मरान जमात के बाबर आवान हैं, परवेज खटक हैं, जुल्फी बुखारी हैं। इन सब को जो है वो नैब ने तलब कर रखा है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं है और वो आते हैं, वो पेश होते हैं। लेकिन ये अगर पकड़ा जाता है शहबाज शरीफ को, अगर उसके बाद पकड़ा जाता है साद रफीक को, तो फिर सवालात जरूर उठते हैं कि इनका केस उनसे कैसे अलग है और किस चीज के लिए। अब खाली हुकूमत के कुछ वज़रा जो हैं उनसे अगर जोरदार किस्म के और तंजिया किस्म के बयानात दिलवा लेने से उसकी जस्टिफिकेशन हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता। इसमें अभी तक कहीं पे किसी फोरम पे उनके ऊपर प्रॉपर गिरफ्त नहीं हुई है। अच्छा, मैं ये ओपनिंग कमेंट्री हो गई। मैं एक ब्रेक लेना चाह रहा हूं क्योंकि हम इस विजुअल्स के ऊपर भी कमेंट करना अशद ज़रूरी है। ये एक तरफ से बिलिजरेंस है हमारे वज़रा की और दीगर हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स की आज भी है, और इस तरह है कि फिर फेयर ट्रायल की जब बात की जाती है तो फिर सवाल उठते हैं ये किस किस्म का फेयर ट्रायल है अगर 3 दिन पहले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि कल क्या होना है। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। खालिद अजीम साहब और अहमद वलीद साहब हमारे साथ हैं, और साद रफीक साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे और नैब की कारकर्दगी बिलुमूम के हवाले से बात कर रहे थे। और ये सवाल रखा था मैंने अपने दोनों मेहमानों के सामने कि अगर आपके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, आपकी नेक नियति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपकी गैर जानबदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आप टारगेट्स फिर जो पिक करे हुए हैं, शहबाज शरीफ को आपने धरा हुआ है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आप चेयरमैन है, उसको आप जेल से प्रोड्यूस करते हैं। आप सोचेंगे कि चलें जी साद रफीक को अरेस्ट करते हैं, जो पहले पार्लियामान में ये कहा कर रहे थे। नैब को बतौर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है आर्म ट्विस्टिंग के लिए, सियासी वफादारियां बदलने के लिए और लोगों को टोन डाउन करने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मुजाहिद कामरान के इनकशाफात नैब के हवाले से, नाइंसाफी के हवाले से और नैब के लॉकअप्स और उनकी कस्टडी में जो लोग मौजूद हैं उनके साथ मिसबिहेव के हवाले से चशम कुशा इंकशाफात हैं कि जब नैब को मेरे हवाले से कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं मिली, तो उन्होंने एक साबिक एमपीए कैसर मीन भट्ट को, जिनसे मेरा ताल्लुक है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये लिख के दिया है, उनको पकड़ा और उनको मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं ममनुआ ड्रग्स नैब लाहौर की कस्टडी में इस्तेमाल करवाई जा रही हैं। देखिए, कतई नज़र इस बात से कि साद रफीक साहब बहुत अमीर हो गए होंगे काले धन से, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको लगता है कि हो गए होंगे, अगर आपको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी चोरी की होगी, मैं इस वक्त सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, स्ट्रेटेजिकली एक आदमी जो आपके पास बार बार आ रहा है, जिसके खिलाफ आपके पास इतना मवाद अभी नहीं है कि आप उसको चार्ज करें, इंडाइट करें, रेफरेंस फाइल करें, अगर उतना मवाद आपके पास नहीं है
तो फिर आप उस एक आदमी को, जो कि पीएमएल नून के पास उन चंद लोगों में से एक है जो कि जब प्रेशर में आता है तो वो बेहतर परफॉर्म करता है, उस एक आदमी को आप क्यों ज़्यादा प्रेशर देंगे? दे दिया ज़्यादा प्रेशर, अरेस्ट कर लिया साद रफ़ीक साहब को। जब उनकी बेल मंसूख हुई हाई कोर्ट में तो उसके बाद नैब ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद साद रफ़ीक साहब एक्स्ट्रा प्रेशर वाले साद रफ़ीक साहब बने और ये बयान दिया। नैब एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। कोई कागज, कोई अकाउंट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। 1.5 साल से हमें रगेदा जा रहा है। ये कानून से खिलवाड़, ये कानून का मजाक, ये आइन का मजाक कितनी देर चलेगा? अब आप इसके जवाब में क्या करेंगे? मैं नहीं कह रहा ये सही कह रहे हैं, हो सकता है बहुत गलत कह रहे हैं, हो सकता है बहुत कागजात हों, लेकिन ये ऑप्टिक्स के जवाब में आप क्या अपने डीजी नैब को वापस टीवी पे भेजेंगे? अहमद अली साहब, अब सिलसिला दोयम होगा डीजी नैब लाहौर का। अब देखें ना, उन्होंने विजिट करवाया सीनियर सहाफ़ियों को अपने दिखाने के लिए कि वहाँ पे हमने किस तरह की सहूलियात प्रोवाइड की हैं, लेकिन सहूलियात का मसला नहीं है। मसला ये है कि डॉन ने अपने एडिटोरियल में छापा है पार्शियल अकाउंटेबिलिटी। अब ये तो लिखा गया ना, इस दौर के बारे में एडिटोरियल्स इतने रिस्पेक्टेड अखबार में ये छप गया। अब उसके बाद भी अगर नैब के चेयरमैन जो हैं वो कोई ऐसा एक्शन नहीं करते कि अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लेते कि पंजाब में किस तरह से वो पार्शियल अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, और किसी यानी कि जो सहाफ़ी बोल रहे हैं, जो उनके बारे में लिखा जा रहा है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो फिर ये कैसा एहतसाब हो रहा है? और फिर ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि ख्वाजा साद रफीक बड़े वोकल है, उसके बाद अब राना सनाउल्लाह को भी थ्रेट जारी हो गई कि उनके खिलाफ भी कोई तक भी आएंगे सर। मैं खालिद साहब से भी कमेंट ले लूं। खालिद साहब देखिए, मैं इस वक्त ऑन लीगल पॉइंट आपसे नहीं पूछना चाह रहा, हालांकि आप बहुत महारत रखते हैं उसकी कमेंट्री पर। सर आप मुझे एक स्ट्रेटेजिकली मुझे समझाएं कि ऐसा क्यों करेगा कोई कि साद रफीक जो एक आदमी पीएमएल नून में है, जो जेल में भी ब्लॉसम करता है, उसको आप जेल में डाल दें? देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि ये उनकी जो तकारीर है उनको दो पहलू बन सकते हैं। एक तो ये है कि शायद उनको अंदाजा था कि वो गिरफ्तार हो रहे हैं, इस वजह से उन्होंने प्रीएम्प्ट किया, लेकिन इससे ज्यादा ये बात बनती है कि चूंकि वो बहुत स्ट्रांग वॉइस हैं और उनकी वो जो स्ट्रांग वॉइस है वो किसी वक्त भी कोई बहुत सी ऐसी चीजें जो कंट्रोवर्सीज हैं उनको उठा सकती हैं, इस वजह से। अब मजे की बात जो है मोहित साहब, वो ये है कि जो दलील दी जा रही है हुकूमत की जानिब से कि जावेद इकबाल साहब को तो हम तो नहीं लाए थे, ये तो खुद नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी वालों ने मुशावरत से उनको अपॉइंट किया था। अगर इस बात को ले लें तो फिर भाई ज़ियाउल हक जो है उनको खुद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने अपॉइंट किया था, उन्होंने उनके खिलाफ कू कर दिया। ठीक है सर, लेकिन जब एबटाबाद कमीशन के नताइज आपके सामने थे, उसके बाद सवाल तो उठता है कि क्या सोच के लगाया था इन्हें। लेकिन बहरहाल एक तरफ हमने दिखाया कितनी संजीदा हमारी ऑपोजिशन है। शहबाज शरीफ साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की भी हम बात करेंगे इस शो में, नहीं तो कल के शो में करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब आपको बिल्कुल हालात के बरक्स माहौल दिखाते हैं। ये हाफ वॉलीज खेलते हुए हमारी हुकूमत, जिसको ये तमाम सिलसिला अकाउंटेबिलिटी जो है वो ना सिर्फ साफ शफाफ लग रहा है, बल्कि वो एक दिन पहले आपको बता सकते हैं कि करने क्या जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, अच्छा इसमें 2-3 मसले हैं। पकड़ लें, नैब तो आज़ाद इदारा था, फवाद चौधरी साहब कौन होते हैं उनको पकड़ने वाले? उनको कैसे पता कि एक आज़ाद इदारा जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को पकड़ने वाला है? उनको कैसे पता कि 2-3 दिन ही रह गए हैं? उनको कैसे पता कि राना साहब टारगेट पे हैं? राना साहब को कॉल अप नोटिस मिल गया, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब। अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, मेरी नज़र में उनको बड़ा पहले मॉडल टाउन में गिरफ्तार होना चाहिए। उनको तो जो जुल्म उन्होंने मॉडल टाउन में किया था, जो सबके सामने था, नैब के जो मुकदमात हैं वो तो आएंगे ही आएँ, लेकिन ये जो उनके ऊपर होना चाहिए, जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, उनको तो हिसाब देने हैं बहुत बड़े। और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा। और इंसाफ, ये जो सारे लोग इस वक्त ज़्यादा चीख चंगाड़ रहे हैं, ये कोई शहबाज शरीफ या साद रफीक उनकी मोहब्बत में नहीं चीख रहे, इनको पता है कि अगली बारियां इनकी हैं। ये जो बात की है फवाद चौधरी साहब ने, इसकी पहले मैं इनएक्यूरेसीज बता दूं, फिर ये पॉपुलर क्यों है मेरी राय में ये भी बता दूं। इनएक्यूरेसी ये है कि मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो इस बात से कोई ताल्लुक नहीं रखता कि नैब समझती है उन्होंने चोरी की है, नैब समझती है उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की है।
फवाद चौधरी साहब की दूरअंदेशी होना, 2 दिन बाद ये पकड़े जाएंगे और उनको ये पता होना कि नैब के प्रोसेस से ही पकड़े जाएंगे और उसके बाद उनका पकड़े जाने से मुराद उनको कॉल अप नोटिस मिल जाना, ये तो फिर नैब आज़ाद इदारा। खालिद अजीम साहब, देखें जी, इसमें वो बहुत आसानियां पैदा कर रहे हैं अपोजिशन के लिए। अपोजिशन जो कहती है कि जी नैब जो है वो हुकूमत के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज हो रहा है, इस किस्म की वो जो इरशादात है उनके, और जिसमें वो बार बार इससे पहले वो सजाओं के हवाले से पेशगोइयां करते रहे, तो इन सारी चीजों से तासुर तो यही मिलता है कि शायद उनका कोई इस मामले में पूरा अमल दखल है, नैब के ऊपर हरफ आ रहा है, नैब बाकी लोग जो है उनके खिलाफ इस किस्म की अगर कोई चीज होती है तो फौरी तौर पे हरकत में आता है। कहीं वो इन लोगों को भी रोके और ये कहे कि क्यों आप हमारे काम के रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। अगर आप लोग ये बात कह देते हैं तो उसके बाद हमारी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाती है। तो वो सारा एक्टिविज्म उनका जो है वो एक साइड पे हुआ है जी। और इस चीज को मैं समझता हूं कि शायद नैब भी समझती है कि ये हमारी फेवर में जा रही है चीजें, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। उनको पता है कि पब्लिक में हमारे स्पोक्समैन बने हुए हैं। सही है। और नैब का स्पोक्समैन बने रहने से हुकूमत जो है वो उसको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। ठीक है, क्रेडिबिलिटी अपनी साथ ही खोएगी, क्योंकि नैब का अब तक जो प्रोसेस रहा है, इमरान खान साहब खुद कहते आए हैं कि ये जो कर रहे हैं 7% कन्विक्शन रेट है। अहमद वली साहब, आपका क्या ख्याल है? फवाद चौधरी साहब विद द विंड ऑन हिज बैक सर, काफी डेंजरस चीज साबित हुए हैं। बिल्कुल जी, फवाद चौधरी साहब वही कर रहे हैं जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं। ऑब्वियसली जो फेवरेट इस वक्त मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी हैं, इधर फयाजुल हसन चौहान साहब हैं। तो ये जो एग्रेसिव टोन रखी हुई है, आप देखें असद उमर ने 1-2 रोज पहले ही कहा कि मुझे जब हमें पढ़े लिखे लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप ये किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, किस तरह से पैनिक क्रिएट किया हुआ सरमायाकारों में, बिजनेसमैन में, तो वो हमें ये समझाते हैं कि आप इस तरह ना करें। लेकिन जब हम आम आवाम में जाते हैं, अनपढ़ लोगों में जाते हैं, वो हमें कहते हैं आप बिल्कुल ऐसे ही करके रखें, इनको डंडा दे के रखें, इनके खिलाफ ये चीजें करें। तो इसका मतलब है कि हमने तो उनकी बातें सुननी है, पढ़े लिखे लोगों की बातें नहीं सुननी। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये उनके सुनाने के लिए नहीं है, ना वो सुनना चाहते हैं, ना वो डॉन के एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं, ना कोई काम की बात सुनना चाहते हैं। उन्होंने वही करना है जो वो चाह रहे हैं कि हमने एहतसाब करना है, चाहे जैसा भी है। नैब के ऊपर जैसे भी एतराजात हैं, जैसी भी चीजें हैं, वो चाहते हैं कि ये बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, मैं दिखाना चाहता हूँ ये वैसे ये लिमिट नहीं है। फवाद चौधरी साहब काफी, मुझे अगर इजाजत दें, अब मैं खालिद साहब आपको इजाजत पहले मैं मुराद सईद साहब दिखाना चाह रहा हूँ। ये हम फिर भी फवाद चौधरी साहब ठीक है ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन ही डजंट होल्ड अ कैंडल टू मुराद सईद। आपको मैं मुराद सईद साहब दिखाना चाह रहा हूँ कि जिसने भी पाकिस्तानी कौम का एक भी पैसा लूटा है उसको डी चौक पर फांसी और उसके असासी नीलाम की जाए। ये मुराद सईद साहब थे। इस माहौल में नियत ठीक है, वो जहांगीर तरीन साहब के भी माली और चौकीदार जो हैं वो इस वक्त परेशानी से देख रहे होंगे टीवी, लेकिन खालिद अजीम साहब ये लोग पुरअज़म है सर, खड़े हैं अपनी बात पर। जी बिल्कुल खड़े हैं, और अगर वो खड़े हैं तो फिर मुराद सईद साहब के वो पुराने क्लिप भी दिखा दिए जाने चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन इमरान खान साहब इक़्तिदार संभालेंगे और अगले दिन 200 अरब रुपए वापस आ जाएंगे। 200 अरब जो है वो कर्जा है, वो हम दूसरे लोगों के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब से जो है वो हम लोगों की हालत ठीक करेंगे। मैं उस पे बात है कि 200 अरब डॉलर वापस आ जाएंगे, उनमें से 100 अरब का कर्जा हम लोगों के मुंह पे मारेंगे। सही कहा आपने जी उन्होंने कहा मुंह पे मारेंगे, बाकी 100 अरब डॉलर से जो है वो आवाम की जिंदगी तब्दील कर देंगे। इनकी बात जो है वो इतनी संजीदा है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि पब्लिक के अंदर अगर वो तासुर दे रहे हैं असद उमर साहब कि पब्लिक ये अगर आम कम पढ़े लिखे लोगों में हम जाते हैं तो वो ये कहते हैं आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, इनको दबा के रखें। मैं ये समझता हूँ वो एग्जेजरेट कर रहे हैं। पब्लिक को इस वक्त जो परेशानियां लाहक हैं वो ये है कि उनकी हर चीज महंगी होती जा रही है, उनके लिए गैस का मुहैया होना एक अजाब बना हुआ है। उनके जो और अगर आप उनको इस बात पे बावर करा रहे हैं कि इस सब कुछ का मसला चोरी है, इस सब कुछ का मसला करप्शन है, और फिर आप करप्शन का कुछ कर नहीं पा रहे, कोई खातिर खा पैसे नहीं ला पा रहे, तो ये पब्लिक ही आपको पकड़ेगी, इन्हीं बातों पर पकड़ेगी। अब मैं एक साहब दिखाना चाहता हूँ, उस्मान डार साहब हैं, ये इन्होंने की थी ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ। इनकी ज़िंदगी की कहानी ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन पिटिशन की हुई थी, जिसके अंदर ये जब कामयाब हुए थे तो ये बड़े पब्लिकली इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी। इनकी ज़िंदगी का जो एक बहुत अहम मकसद था वो पूरा हो गया था। सदाकत और अमानत के मेयार पर ख्वाजा आसिफ साहब पूरे नहीं उतरे थे।
बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को सस्पेंड कर दिया और अब उस्मान डार साहब जो हैं वो नैब के अंदर कंप्लेनेंट हैं या सपोर्टिंग हैं ख्वाजा आसिफ साहब की मुबैना करप्शन के ख़िलाफ़, और उनका ये बयान है। अब ये मजाक है या अहमद वलीद साहब फाइल मोटी है तो बस अब बारी अब उनकी आ गई है? वो बाद में कह रहे थे कि मैंने खुद फाइलें प्रोवाइड की हैं नैब को और वो जेल जाएंगे हर सूरत, क्योंकि मेरे पास बड़े पक्के सबूत हैं। सही है। और वो ख्वाजा आसिफ को भी कह रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक के बाद और उनके भाई के बाद ख्वाजा सियालकोट के जो ख्वाजा है आसिफ, उनकी बारी है, उनको जेल वो भिजवाना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि जो सर इन्होंने वैसे अभी दौरा हुआ था सियालकोट का इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब से इन्होंने एक स्कूल का इफ्तिताह कराया था ना, जो पहले इफ्तिताह हो चुका था शहबाज शरीफ साहब के हाथों। हाँ जी, अभी तक जितने भी इफ्तिताह हुए हैं वो ऑब्वियसली पुराने प्रोजेक्ट्स थे जो पहले से ज़ेर तामीर थे, वो चीज़ें अब इफ्तिताह कर रहे हैं। लेकिन जो आपने पहले बात की ना कि पहले कोई स्ट्रेटजी बनाए कि जो महकमा लेवल पे करप्शन हो रही है उनको कैसे हमने प्लग करना है, जो छोटे छोटे जो ताजर हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना होता है और वो कैसे हमने दूर करनी है। तो ये सारी एजुकेशन के प्लान थे इनके कि एजुकेशन का अनाउंस करें, लोगों को बताएं तो सही कि हम बड़े बड़े स्कूल्स और ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बड़े बड़े, इनके मुकाबले में अच्छे स्कूल्स ला रहे हैं जहां पे आप क्वालिटी की तालीम जो है वो फ्री हासिल करेंगे। कोई इस तरह की चीजें तो शुरू करें ना। एक तरफ उन्होंने सिर्फ आवाम को एहसास की तरफ एंगेज किया हुआ। मैं कमेंट्री ऑन जस्टिस, अब देखें ये शॉट दिखाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा माहौल जो मेरी नज़र में है इस वक्त। नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट कर दिया गया है, उनकी कन्विक्शन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में उस सस्पेंशन की समाअत ज़ेर इल्तवा है। उसके अलावा जो 2 रेफरेंसेस थी उसी बंडल ऑफ फैक्ट्स पर, वो अब प्रोसीड हो रही हैं नैब कोर्ट के अंदर। तो उस नैब कोर्ट को हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जल्दी रैप अप करें। ख्वाजा हारिस साहब ने वादा किया है कि वो 1-2 दिन में रैप अप कर देंगे अपनी आर्ग्यूमेंट्स, जिसके बाद उनकी जरा का जवाब आएगा। लेकिन इस सब कुछ के अंदर ख़ास नौयत, ख़ास तौर पर हसासियत से हैंडल करना चाहिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को, हमारी हुकूमत को, जिसने ये दिखाने की बहुत कोशिश की है कि वो इस बात के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर कानून और आइन का बोलबाला हो रहा है, यहाँ पर इंसाफ हो रहा है, यहाँ पर कोई पुश और प्रेशर नहीं है। लेकिन ये है हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और ये हैं फवाद चौधरी साहब। एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। उनसे पूछा गया उनके ख्याल में नवाज शरीफ साहब के साथ क्या होने जा रहा है। फ्लैगशिप रेफरेंस जो है, ये जो रेफरेंसेस हैं ये आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं और जल्द है वो फिर इंशाल्लाह मियाँ साहब को आप जेल में देखेंगे। और क्या खालिद साहब, ये देखें कतई नज़र इस बात से कि फवाद चौधरी साहब समझते हैं कि वो एक ओपन एंड शट केस है उनके खिलाफ और नतीजा यही आना है, लेकिन ये कितनी अक्लमंदी है ये इस वक्त इस तरह बात करना? देखिए जी, फिर मैं वही कहूंगा कि ये इससे बिल्कुल बाज़ दफा तो वही कहते हैं कि हमारा नैब से क्या लेना देना, नैब आज़ादाना तौर पे काम कर रहा है और इसके साथ साथ नैब जो कर रहा है, जो करने जा रहा है, जब उसके बारे में वो बात कर देते हैं तो फिर ये शुको शुबात उठते हैं और साफ ये बात जो अगर कोई एस्टेब्लिश करना चाहे तो उसके लिए आसानी पैदा हो जाती है कि वो इनको ब्लेम करे कि जनाब आप नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए माजी जो है नैब का वो यही है। नैब ने जब अपना काम शुरू किया था तो उस वक्त जिन लोगों की मैंने फहरिस्तें देखी थी उनमें से 2 अफराद को मैंने बाद में वजीर आजम के ओहदे पे देखा है। 2 अफराद कम अज कम उसी दौर में फैसल साले हयात और आफ्ताब शेरपाव जो हैं उनको मैंने वजीर दाखिला बने हुए देखा है। ये नैब का आगाज था और ये उस वक्त की बात है नैब की जब ये कहा जाता था कि कोई पॉलिटिकल राइवल नहीं था जी। कि नैब की सेगमेंट को रैप अप करते हुए अहमद वली साहब आपसे मैं लास्ट कमेंट चाहूँगा, क्या ये अब हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग का और हमारे सियासतदानों के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा हो गया है कि ताकत और इक़्तिदार और फैसले करने के जो साल हैं उसके बाद फिर एहतसाब के साल आने हैं, ये आप पर फ़र्ज़ है? हाँ जी बिल्कुल, ये ऑब्वियसली ये जो लोग कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं हुकूमत से कि किसी तरह से वो ऐसी बात करें जो पॉजिटिव साइंस जाएं, पॉजिटिव सिग्नल्स जाएं बिजनेसमैन कम्युनिटी में। उनका हाल नहीं पूछ रहे, लेकिन उनको एक जो सिग्नल्स मिल रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को भी और जो पॉलिटिशियंस को भी, जो कि रवायती सिग्नल्स हैं कि भाई एहतसाब जो है अब आपके ऊपर भी हम शुरू कर रहे हैं, तो उससे ऑब्वियसली जो माहौल है वो मजीद ख़राब होगा, इससे बेहतर नहीं होगा। सही है, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद का सिलसिला तो ख़त्म हुआ, लेकिन कराची के अंदर और सिंध भर के अंदर सिचुएशन जो कि पीपल्स पार्टी ने भी जिसके ऊपर बात की है,
पीटीआई की हुकूमत ने भी बात करने की कोशिश की है। गैस का बहरान है, गैस जो है वो घरों के अंदर नहीं पहुंच पा रही, सीएनजी स्टेशंस जो हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासर है। लोग मुतवसत तबकात के ख़ास तौर पर लोग जो हैं वो अपने कामों पर जाने से, अपने ज़रूरी कामों की तरफ जाने से नहीं जा पा रहे। इस सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नैब की नैबिंग के हवाले से। अब हम बात करेंगे कराची और सिंध के अंदर जो पिछले हफ्ते के अंदर एक बहरान की कैफियत आई है गैस के हवाले से, सुई गैस के हवाले से। उसके ऊपर उसकी क्या वजह है, क्या वजूहात सामने आती नज़र आ रही हैं। पहले हम आपको पोजीशंस भी दिखाना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे हैं अशरफ खान साहब, जिन्होंने बहुत कॉम्प्रहेंसिव इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है। हमें फ्रॉम लोकेशन भी ज्वाइन कर रहे हैं कराची के एक बंद सीएनजी स्टेशन के पास से। लेकिन उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि ये हमारे शहरियों के चूल्हे बंद हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट मुतासर है। जो लोग इस सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, जो कि बाय एंड लार्ज सीएनजी पर चलती है, उनके वो पंप से उनको सीएनजी नहीं मिल रही है। रोड के ऊपर ट्रैफिक जो है वो खातिर खा कम है, इस वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ इस तरह मफलूज हैं। तो उस सूरत हाल के अंदर जो हमारे मिनिस्टर हैं, जिनको जवाबदेह होना है इस गैस के बहरान के हवाले से, गुलाम सरवर साहब, उनकी कुछ ये बात हुई है हमारे रिपोर्टर से। आज मैं कुछ कहूँगा नहीं और ना कुछ कहने की पोजीशन में हूँ। मैंने ना मैं अंदर को कहानियाँ ना सुनने आया हूँ ना सुनाने आया हूँ। काम के लिए आया हूँ, अवाम का नुमाइंदा हूँ, अवाम के लिए आया हूँ, उनके मसाइल हल करने के लिए आया हूँ। किसी की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। अच्छी खबर दे रहा हूँ ना बुरी खबर दे रहा हूँ आपको। आज आपको मैंने बुलाया नहीं है ना, आप अपनी मर्जी के आए हैं। कल मैं आपको जहमत दूंगा। गुलाम सरवर साहब ने अगर बुलाया नहीं था, अगर उनको कुछ बताना नहीं था, अगर उनको सिर्फ आके ये कहना था कि मैंने आपको बुलाया नहीं है, तो बेहतर होता कि वो पोडियम पर ही ना आते, माजरत कर लेते, और जिस तरह अब दावत दी है कि कल सुबह आके मुझे सुन लेना, उस दावत पर पहली दफ़ा अपनी कमेंट जो है वो दे देते, जो भी देना था। बहरहाल ये सारी सिचुएशन कराची के अंदर है। अशरफ खान साहब, आपके पास क्या कमेंट है? क्योंकि सिंध हुकूमत ने तो पूरे दिन अंडों वाला वज़ीर आज़म और बहुत सारी तंज किए हैं वफाक के ऊपर, और ये इल्ज़ाम लगाया है उनकी, ये सिंध की हुकूमत की इस हवाले से रिवायत भी है कि जैसे सिंध के साथ ज़्यादती की जा रही है और जानबूझ के ज़्यादती की जा रही है, और ये गैस जो है इसकी बंदिश के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। जी मुईज़ साहब, अगर हम देखें ओवरऑल तो पीछे जाना पड़ेगा। जो सिंध में गैस का बहरान आया है वो अचानक से आया है, और इतना बड़ा बहरान आया है कि सीएनजी समेत इंडस्ट्री, जो 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं जो एक्सपोर्ट्स करती हैं, यहाँ से बरामदात करती हैं, वो मुतासर हुई हुई, उनकी पैदावार मुंजमद हुई हुई है। कराची को कहा जाता है माशी हब। अब वहाँ पे वो माशी हब जो है, जो एक्सपोर्ट के लिए हुआ है, इस वक्त 7 इंडस्ट्री जोन्स लगाए, 15,000 इंडस्ट्रीज़ हैं वो अभी मुतासर हुई हुई है। वजह क्या है कि गैस सप्लाई नहीं हो रही है। अब गैस सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, इसकी 3 पॉइंट एजेंडा है जो कि समा ने पेपर वर्क के जरिए जो है ये तमाम खबरें ब्रेक की थी। जो सुई सदन गैस ने कहा उसके बिल्कुल बरक्स था। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक चीज़ पहले, कि सबसे पहले आपके कराची में जो 2 LNG टर्मिनल हैं, जो कि दरामदी LNG जो है उसको रीगैसिफिकेशन में कन्वर्ट करके सुई सदर्न गैस को देती है। अब यहाँ पे क्या है कि सुई नॉर्दर्न गैस के लिए गैस LNG आती है, लेकिन अगर बात करें कि एंग्लो LNG टर्मिनल है जो कि 600 MMCFD गैस योमिया देता है, उसका क्या हुआ, ट्रिपिंग हो गई 11 तारीख को, यानी 11 दिसंबर को 24 घंटे के लिए उसकी मेंटेनेंस के लिए उसको बंद किया गया। 600 MMCFD वहाँ से शॉर्टफॉल हुआ। उसका इम्पैक्ट ये आया कि जो आपकी लाइन पैक थी वो कम हुई और ये उस पर इन्हिसार कर रहे थे। अब ये भी हमने डॉक्यूमेंट के ज़रिए बताया कि SNGPL ने ये बताया कि शटडाउन हुआ है, उसकी वजह से मेंटेनेंस हो रही है और हम आगे जो है गैस नहीं दे सकते हैं, ना कि उनको मिलेगी। अब इसके साथ साथ समा ने एक और ख़बर बताई जो कि सुई सदर्न गैस ने भी कंफर्म किया कि इनके 6 कंप्रेसर जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और वो मेंटेनेंस के ऊपर चले गए हैं। 10 से 12 रोज़ लगेंगे जो दरामदी LNG आ रही है और जो पंजाब को जानी है
वो कंप्रेसर पुशअप नहीं कर सकेंगे। तो अब ये स्विस सदन के जो तर्जुमान उन्होंने भी कंफर्म किया और समा की खबर पे ही कंफर्म किया कि इसका इम्पैक्ट आया है और ये तकरीबन 10 से 12 रोज लगेंगे। ये पहला पॉइंट एजेंडा था जो कि दरामदी एलएनजी जो सप्लाई करी थी 600 साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस बात में सदाकत है कि सिंध के अंदर इस वक्त जो गैस का बहरान है वो इसलिए कि पंजाब को जो रेगुलर सप्लाई जाती है वो मुतासर हुई है, लिहाजा सुई सदन जो है वो उस लोड को शेयर कर रहा है। जी सर, ओवरऑल सिचुएशन यही होती है मोहित साहब कि अगर हम देखें कि पहला तो ये पॉइंट हो गया कि हमने देखा कि दरामदी एलएनजी जो है सप्लाई नहीं हो रही थी। दूसरा पॉइंट हम देखें तो ये जो दो गैस फील्ड हैं, एक भिट है और एक कुनर पसा की है। भिट जो है पीपीएल की है, कुनर पसा की ओजीडीसीएल की। वहाँ से भी हमने कंफर्म किया। ये भी एक अलग ब्रेकिंग खबर है कि यहाँ पे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट भी हैं जो कि शेयर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसमें पीपीएल ने कंफर्म किया है कि उनकी जो थोड़ी सी सप्लाई जो है कम हुई है, पैदावार उन्होंने खुद से महदूद की है, मगर वो ट्रिपिंग नहीं हुई, यानी बंद नहीं हुआ था, उसकी पैदावार हो रही है। उन्होंने खुद से उसकी सप्लाई कम की है। उसकी वजह ये है कि मुल्क भर में जो आईपीपीज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जो बिजली बनाते हैं, और वो गैस पे मुंतकिल हो गए। वो गैस कौन सी? दरामदी एलएनजी जो आती है, उससे अब बिजली बन रही है। अशरफ साहब, आप कह रहे हैं कि जो सुई सदन गैस ने वजह दी थी सिंध के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को कि सिंध के अंदर गैस का बहरान इस वजह से है, वो वजह सच नहीं है और पीपीएल ने उस बात की तरदीद की है। और वो वजह ये थी कि हमारी 2 आइडेंटिफाइड फील्ड्स के अंदर से गैस की सप्लाई मुतासर हुई है, तो ये नहीं है वजह। जी, ये वजह नहीं है। उस दावा उन्होंने ये किया था, फिर उन्होंने दावा भी बदला। सुई सदन गैस के तर्जुमान ने समा पे ही वो शॉर्ट भी चला था जो बात की थी उन्होंने, और पहले उन्होंने कहा था कि वहाँ से तकनीकी खराबी पे वहाँ से गैस की सप्लाई मुतासर यानी कि हो गई है। अब गलत बयानी से काम ले रहे हैं और इकोनॉमी ऑफ ट्रूथ से काम ले रहे हैं, या फिर सरासर झूठ से काम ले रहे हैं और लोगों को कंप्लीट पिक्चर नहीं दे रहे। और तीसरा आपका पॉइंट था सर? जी, तीसरा पॉइंट ये है कि जो 2 पॉइंट हो गए सप्लाई की, और तीसरा पॉइंट अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जो कोयटा में जो सर्दी बढ़ गई है, तो जो डेली की रूटीन की जो गैस की तलब है कोयटा की, वो 50 MMCFD है, जो बढ़ के वो 250 MMCFD पे पहुँच गई। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से डिमांड 5 गुना बढ़ गई है। तो जो सप्लाई लाइन देखते हैं तो सुई सदन गैस के पास 1200 MMCFD गैस होती है, उसमें से 300 साढ़े 300 MMCFD शॉर्टफॉल हो गया, 850 MMCFD पड़ी हुई है अभी जो कि सप्लाई लाइन में। और यहाँ पे हम देखें कि जो शॉर्टफॉल हुआ है 350 MMCFD का, उस सही है। तो आप कह रहे हैं अशरफ साहब कि कुछ जो है वो कोयटा के अंदर तलब का 5 गुना बढ़ जाने से है, कुछ जो है वो नॉर्दर्न रूट्स के अंदर जो नॉर्मली गैस जाती है उस प्लांट का, एलएनजी प्लांट का फेल होने की वजह से सुई सदन गैस ने हाथ बटाने की कोशिश की है। लेकिन अगर मैं एक जनरल राय लूँ तो ये है कि सुई सदन ने अभी तक कोई भी बात मुकम्मल सच से नहीं बताई है, और जो बातें बताई हैं उनको दीगर कंपनीज ने रद्द किया है और उनको इनएक्यूरेट करार दिया। जो आप समझ रहे हैं वही 3 पॉइंट एजेंडा जो हम लेकर चले हैं, अब वही बातें आज हमने की हैं। और जब वफाकी वजीर पेट्रोलियम आज सुई सदन गैस पहुँचे वजीर आला सिंध से मिलने के बाद, तो वहाँ की अंदरूनी कहानी भी सामने दी। उसमें भी बहुत सारी इंकशाफात सामने आए, जिसमें ये कहा गया, पहले तो आपने जैसे शॉर्ट चलाया था अभी स्टार्ट में और कहा कि वफाकी वजीर पेट्रोलियम कह रहे थे अभी मैं कुछ समझने और कुछ बताने नहीं आया हूँ, अभी मैं समझ रहा हूँ कि क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो सुई सदन गैस हुक्काम ने ये बताया कि हमने ख़त लिख के उनको बताया था कि जो हमारे पास शॉर्टफॉल ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से हमें कुछ फैसले करने होंगे। उनको एतमाद में लेने के बाद ये फैसला किया गया। आप साथ रहिएगा सर। मैं जो वफाक की हुकूमत का स्पेसिफिक मिनिस्टर है गैस के हवाले से, यानी गुलाम सरवर साहब, वो आके कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन वफाक के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब, उनकी राय थी गैस के हवाले से, आपको कहेंगे। जो पिछली हुकूमत ने इकॉनमी को जिस हालत में छोड़ा, उसके बाद उसमें एक बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर साहब, वो कतर पहुंचे हैं। गैस की शॉर्टेज है, और गैस की शॉर्टेज में मैं आपको बताऊं कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला था, मुल्क में गैस का कोई बहरान नहीं था। उस वक़्त क्या था कि गैस जो थी उसके ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं था। 5 साल के बाद जब नवाज शरीफ ने इक़्तिदार छोड़ा तो गैस का हमारा जो सिस्टम है वो 157 अरब रुपए का मकरूज़ है। आवाज़ आई आपको अशरफ साहब? ये भी नवाज शरीफ साहब की गलती है, आपको अगर आवाज़ नहीं आई हो।
मुझे साहब यहाँ पे बताऊं कि हमें चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो LNG जो हम दरामद करते हैं उसके भी पैसे होते हैं। अब यहाँ 2 डिपार्टमेंट हैं, मंगाता कोई और है, पेमेंट कोई और करता है। ये सर्कुलर डेट वाला जो मसला है, जो दरामदी LNG है उसके 30 अरब रुपए के वाजिबात हैं जो कि PSO को देने हैं। PSO दरामदी LNG की पेमेंट करता है, यानी कि वो मंगाता है, पेमेंट स्वी नॉर्दर्न गैस करता है। 30 अरब रुपए उसने अदा नहीं किए हैं, वो भी एक इशू बना हुआ है। और जो वजीर ख़जाना भी कतर गए हैं, आज हमने सुबह खबर दी थी, और वो गए हैं कि जो 6 जहाज़ आ रहे हैं जो दरामदी LNG के, उसको बढ़ाने की बात की जाएगी और पेमेंट की बात की जाएगी। बुनियादी वजह आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, बुनियादी वजह ये नहीं है कि पिछले 50 सालों में कोई मेजर गैस फील्ड डिस्कवर हुई है। हमारी तलब और रसद के अंदर तवातुर से फ़र्क आता जा रहा है, तलब बढ़ती जा रही है, रसद जो है वो या तो एक जगह खड़ी है या कम हो रही है। ये LNG जो है पिछले 10 सालों से प्रेडिक्टेड था हमें करना होगा। इसको नेगोशिएट करना, पिछली हुकूमत के सर के ऊपर इस तरह डाल देना कि उन्होंने हमें मकरूज़ कर दिया, ये ज़रा नाजायज़ है। क्या राय है आपकी? बिल्कुल, अगर हम देखें जो कोई आपके लाइसेंस ज़्यादा जारी नहीं हुए थे, मगर अब देखें तो हल्की पुल्की जैसे PPL की अभी 1 महीने के अंदर 3 दरियाफ्त हुई हैं नई जो गैस की, तकरीबन 19 MMCFD की, कोई 10 MMCFD की, कोई 15 MMCFD की। तो अब ये दरियाफ्त पे काम शुरू हुआ है, लाइसेंस जारी हुए हैं और 20 लाइसेंस जारी हुए थे रवां माली साल के लिए। उसमें से 3 जो हैं हमने कामयाबी हासिल की है, जिसको पाकिस्तान के लिए खुशखबरी बोलेंगे। लेकिन इसके लिए जो प्लांट आएगा आके लगेगा उसमें तकरीबन 8 से 9 माह लगेंगे। अभी जो सिचुएशन है, जैसे कि कतर की बात कर रहे थे, जो हमारा जो दरामदी LNG है वो कतर से आता है, वो ठीक है, हम वजीर ख़जाना गए हैं बात करने के लिए, लेकिन अगर हम देखें तो सबसे वही पेमेंट का मसला आ जाता है कि जो शायद वैसे इस काम के लिए वजीर ख़जाना नहीं बल्कि ये गुलाम साहब को जाना चाहिए था, लेकिन शायद उनको कुछ पता नहीं था और उनको कुछ इल्म नहीं था। अशरफ खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शो में खालिद अजीम साहब, अहमद वलीद साहब, दोनों हमारे सीनियर ब्यूरो चीफ्स हैं, उन दोनों का भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। facebook.com/agenda360 पर जाके कमेंट कीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @agenda360 मेरा ज़ाती ट्विटर हैंडल है @JAFERII। इंशाल्लाह कल एक बार फिर 8:05 पे फिर हाजिर।